जहाँ पर आज हिंदी धर्म ग्रंथों रामचरितमानस, भगवत गीता, पुराणों आदि पर टिप्पणियाँ की जा रही हैं, वहीं पर धर्मनगरी अयोध्या में गुरुकुल शिक्षा पद्धति अपनी भारतीय सनातन संस्कृति, संस्कार, आधुनिकता को समेटे हुए है। अयोध्या दर्पण ने धर्मनगरी अयोध्या के श्री निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय में जाकर वहाँ की शिक्षा पद्धति को देखा। इस समय हमारी मौजूदगी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में। आप देख रहे हैं पीछे निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या लिखा है। मैं आपको अब दिखाने चल रहा हूं कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति क्या है, पहले प्राचीन से आधुनिकता की तरफ कैसे आया गुरुकुल, यहाँ पर किस तरह शिक्षा दी जाती है। क्योंकि बहुत राजनीतिज्ञों द्वारा आजकल कुछ इधर जो है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों पर टिप्पणियाँ की गई हैं। मैं इसी मेरे मस्तिष्क में आया कि देखें कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति क्या है। मैं यहाँ पर भी विद्यार्थियों से मिलने की कोशिश करता हूँ, प्राचार्य जी से मिलने की कोशिश करता हूँ। आखिर इन लोगों की दिनचर्या क्या है, किस तरह की पढ़ाई आजकल गुरुकुल में की जाती है। इस समय हम हैं गुरुकुल के प्रांगण में। जैसा कि बताया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि में इस समय गुरुकुल के आचार्य जी हैं, सारे देखिए विद्यार्थी सब लोग हैं। सबके बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले की शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति में गुरुकुल में अंतर क्या है। जय सिया राम। जैसे पहले जो है स्वामी दयानंद जी के विचारों के अनुसार उन्होंने देखा जो जिस तरह से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उसमें अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाए सिद्धांत थे, उनके द्वारा जो शिक्षा के जो नियम निर्धारित थे, उसी पर हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। आज़ादी के बाद बहुत लोगों ने उस पर विचार विमर्श किया और हमारे आर्य जगत के जो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी थे, उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जो है विकसित करने का एक विचार रखा समाज के सामने। और उन्हीं के आधार पर हमारे आर्य समाज के जो सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती थे, तो उन्हीं के उद्देश्यों और विचारों को लेकर के सर्वप्रथम उन्होंने हरिद्वार में आपके गंगा के किनारे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और उसके द्वारा अपने जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसका प्रचार प्रसार उन्होंने प्रारंभ किया और उसके अनुसार फिर और भी गुरुकुलों का धीरे धीरे विकास होता गया है। और आज हमारे जो है देश में गुरुकुलों की संख्या पहले की अपेक्षा तो कम है, फिर भी जो भी हैं वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए हैं। आचार्य जी ये बताएं कि गुरुकुल जैसे पुरातन जो संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति उसको बचाए रखने उसका मूल उद्देश्य ये था, लेकिन आधुनिकता की तरफ आपने आधुनिकता मैं देख रहा हूँ कि प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय इस समय दिखाई पड़ रहा है गुरुकुल में, ऐसा क्यों? सर्वप्रथम पहले जो था वो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी पूर्ण रूप से इनको हम संस्कृत का विद्वान बनाते थे और इनका आचार विचार संस्कारों को इनके जो है इनके अंदर भर करके इनको समाज में एक अच्छा नागरिक बनाते थे हम। वो आज भी हमारी पद्धति है। रही प्राचीन शिक्षा पद्धति और वर्तमान में वो अंतर ये हो गया कि हमारा समाज हमारी दुनिया बहुत तेज़ी से वैज्ञानिक युग में आगे बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमें नई शिक्षा पद्धति के अनुसार नए विषयों का समावेश करके ताकि हमारे विद्यार्थी, क्योंकि जो हमारी परीक्षाएं हैं जो हम बच्चों को परीक्षाओं में बिठाते हैं उसकी समकक्षता है, तो उसकी समकक्षता होने के नाते हमारे बच्चे आधुनिक और प्राचीन अर्वाचीन और प्राचीन दोनों शिक्षाओं को ग्रहण करके और ये आगे समाज में जाकर के शिफ्ट हो सकें, समाज में हर कार्य को कर सकें, इसलिए दोनों का समावेश किया गया। प्राचार्य जी को कहना है कि जड़ें अगर मजबूत होंगी तभी हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे। आजकल आधुनिकता के दौर में जब तक पुरातन संस्कृति और आधुनिकता का समन्वय नहीं होगा तब तक बात नहीं बनने वाली है। कुछ बच्चे यहाँ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा, क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? अष्टाध्यायी रघुवंशम तर्कसंग्रह, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और फिर से हमारे इतिहास नागरिक जीवन। कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है?
नहीं। अच्छा, अभी तो छोटे हो, ठीक है। ये बताइए कोई क्या आपने कुछ मंत्र बताइए आप, भोजन मंत्र अपना। देखिए भोजन तो भी नहीं करे, लेकिन भोजन मंत्र अपना बताइए। ओम मनपते अन्नसनो देह नमी वस सुस्मिरा प्रप्रदातारम तारे सूर्यन नो देहे द्विपद तुष्पदे ओम शांति शांति शांति। कुछ बच्चे और हैं यहाँ पर। ये बताओ बेटा, गीता पढ़ते हो? गीता 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 की कुछ याद है तुम्हें? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। हाँ, और मंत्र बताइए कुछ। आपके क्या नाम है? संस्कार उपाध्याय। संस्कार उपाध्याय। कुछ मंत्र बोलिए आप। ओम यज्जाग्रतो दोरमुदयति दैवं तादो सुप्तस्य तथैवैते दोरंगमयि ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनसे वसांकल्पमस्तु। अच्छा, ये बताइए कि ये जो शिक्षा पद्धति है आपकी, इसके अलावा भी कुछ और योगा भी सिखाया जाता है आपको? जी हाँ, वार्षिक उत्सव में सिखाया जाता है और हम लोग करते भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा कुछ और हमारे आचार्य जी, और इसके अलावा क्या सिखाया जाता है आपके यहाँ? कुछ हम एक बार आए थे, और भी कलाएं जो थी योगा के अलावा भी क्या क्या चीज़ है? जैसे हमारे यहाँ ये बच्चों को स्वास्थ्य वर्धन के लिए या इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो यहाँ व्यायाम वगैरह बच्चों को कराया जाता है। और ये जो सामान्य खेल है, वॉलीबॉल कबड्डी वगैरह खेलते हैं। बाकी जो प्रशिक्षण एक आयुर्वेद संस्था है उससे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो समय समय पर उसका प्रशिक्षण उनके प्रशिक्षक को बुला करके अपने यहाँ के बच्चों को योगासन या मलखम्ब है, तमाम इस तरह के जो इनका शारीरिक प्रदर्शन है, योग प्रदर्शन वगैरह, वो इनको सिखाया जाता है। इनके द्वारा उसका प्रदर्शन भी कराया जाता है समय समय पर। एक चीज़ और आचार्य जी, ये बताइए कि इस समय कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा बहुत टिप्पणियाँ की जाती हैं हमारे हिंदू ग्रंथों पर, जैसे रामचरितमानस पे, गीता पर कि दो ये आज का, ये बताइए उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या उनको यहाँ पर आना चाहिए? उनको यहाँ आना चाहिए, आकर के इस व्यवस्था को, इनके रूप को देखना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। और अगर वो यहाँ भी ना आए, इन स्थितियों का अध्ययन किए, अगर वो कुछ टिप्पणी करते हैं तो ये सिर्फ उनकी विकृत मानसिकता का ही परिचायक है। जी, ये बताएं कि निःशुल्क इतनी बड़ी व्यवस्था आप संभालते हैं, इतनी महंगाई का दौर चल रहा है, इसको अर्थ की कैसे आप व्यवस्था करते हैं? कैसे, चूँकि दोनों टाइम भोजन देना और नाश्ता देना, उनको खाने पीने की व्यवस्था करना, बिजली के बिल ही देना आज के समय में सबसे बड़ा दुरूह है। वो भी देख रहा हूँ आपके यहाँ बस सारी व्यवस्थाएँ हैं, पंखा तक भी आप दे रहे हैं बच्चों को। तो ये बताइए कैसे व्यवस्था हो पाती है? इतनी बड़ी व्यवस्था का संचालन वास्तव में बहुत दुरूह कार्य है, लेकिन हम लोग लगे रहते हैं और कुछ तो सहयोग हम अपने अभिभावकों से भी लेते हैं सूक्ष्म रूप में। बाकी जो हमारा समाज है, शहर के लोग हैं या और भी बड़े बड़े शहरों में हमारी संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे सहयोग लेते हैं, अपनी समस्या को उनके सामने रखते हैं, अपनी बातों को बताते हैं। वो यहाँ विजिट करते हैं, आके देखते हैं और वो जानते हैं कि आचार्य जी के द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है वो वास्तव में वो सही है, और फिर हमारा वो भरपूर सहयोग करते हैं। जनता जनार्दन के सहयोग के नाते हमें रत्ती भर भी परेशानी व्यवस्था संचालन में नहीं होती है। एक और है यहाँ पर, आपका शुभ नाम क्या सर? चंदन लगाए हैं जी, नीरज शास्त्री। नीरज शास्त्री जी, आप यहाँ पर क्या हैं? इस समय तो हमारे विद्या अध्ययन चल रहा है। आप वरिष्ठ छात्र लग रहे हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, कैसी शिक्षा दी जाती है? यहाँ पर संस्कृत की प्राथमिकता होती है, बाकी और विषयों का सामान्य अध्ययन होता है। और मतलब यहाँ से निकलने के बाद कोई बच्चा ये नहीं कह सकता समाज में कि हम बाहरी इस विद्यालयों में क्या होता है कि वहाँ पर एक आर्थिक की व्यवस्था के हिसाब से पढ़ाई होती है, और यहाँ पर उन दोनों चीज़ों को लेकर आध्यात्मिकता की ओर और आर्थिक की भी दोनों का समन्वय यहाँ पर सिखाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ का जो सबसे मेन चीज़ है वो संस्कार का है। अगर गुरुकुल में आए तो यहाँ पर कोई भी बच्चा बाहर गया तो शायद अदर विद्यालयों में वो संस्कार नहीं दिए जा सकते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, जो यहाँ गुरुकुल से बच्चा निकल कर जाता है। बहुत अच्छी बात जी। वही बार बार मैं अपने साक्षात्कार में कहता हूँ कि अपनी काबिलियत की ताकत पर लोग पद पर तो पहुँच जाते हैं, लेकिन संस्कार की कमी होती है। यही वाला पहुँचते ही पहले पैसे के इंतजाम, यहाँ तक भैया वो विभाग मिल जाए जिससे रुपया थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब कि काबिलियत एक अच्छी है। क्यों आप गुरु जी? जी, आपका क्या कहना है? जी हाँ, संस्कार को विशेष महत्व दिया जाता है। और जब हमारे यहाँ से बच्चे निकलते हैं
तो ऐसा नहीं है, वो अर्थ की चिंता नहीं करते हैं। उनकी ऐसी योग्यता होती है कि जिसको अपनी योग्यता के अनुसार जो है उस पद पर जाते हैं और देश में नाम करते हैं। हमारे स्वामी त्यागानंद जी का जो ये संस्थापक थे यहाँ के, उनका नाम भी वो रोशन करते हैं और इस गुरुकुल का नाम रोशन करते हैं। हमारे यहाँ के आचार्यों का नाम रोशन करते हैं, इनके सानिध्य में वो पढ़ते हैं और सब बच्चे जो हैं कोई बेरोजगार नहीं रहता है यहाँ पढ़ने के बाद। जी जी जी। बेरोजगार क्या, क्योंकि ये इतना मतलब उसमें आधुनिकता में बच्चे नहीं, चूँकि इन लोगों के संस्कार ही ऐसा दे दिया जाता है। ये बेरोजगार नहीं, सब करोड़पति तो सब दिन रहेंगे, हमको लगता है। क्यों महाराज? आप जी आपके क्या कहना है? यहाँ संस्कार विशेष है, विशेषता है, मतलब संस्कारों को प्राथमिकता, संस्कारों को प्राथमिकता है बस। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आचार्य जी कि आज हालांकि इस सरकार ने, कहना नहीं, ये कुछ थोड़ा ध्यान दिया है, हमारा जो सनातन संस्कृति है उसको पुष्पित पल्लवित करने में बहुत योगदान रहा, जैसे अयोध्या में दिख रहा है। आपको क्या अपेक्षा है और सरकार से क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार काम कर रही है इस क्षेत्र में, और शिक्षा का विकास होना चाहिए, और बाकी जो राष्ट्रीय भावना को जागृत करके और इन बच्चों को उस तरह से तैयार किया जाए ताकि अपने देश के लिए, समाज के लिए काम कर सकें। उसके लिए इन बच्चों को, ऐसी संस्थाओं को सरकार द्वारा कुछ सहयोग मिलना चाहिए जो अपेक्षाकृत नहीं मिल रहा है। एक कॉन्वेंट स्कूलों में, अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में भरमार है, और एक हम तो देख रहे हैं कि इस समय बच्चा सटअप बोलता है बाप को, तो बाप कहता है कि अंग्रेजी तो बोला, भले हमको गाली दिया। ये एक जेबी वगैरह के सिस्टम चल रहा है आज के समय में, और अर्थ प्रधान युग है। ऐसे में संस्कार विहीन जो विद्यालय हैं, कॉन्वेंट स्कूल जो चल रहे हैं, जहाँ संस्कारों का अभाव है, मॉडर्निटी, आधुनिकता इतनी हावी है, क्या आप उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब उनके लिए तो हमारा यही जो है संदेश रहेगा कि वे भी इस तरह की नैतिक शिक्षा आदि अपने विद्यालय में लागू करके और बच्चों को इस तरफ थोड़ा सा प्रेरित करके एक आधा पीरियड ऐसा उनको लगाना चाहिए कि अपनी भारतीय संस्कृति, अपना आचार विचार, संस्कार वो बच्चे जानें। क्योंकि इस समाज में ये जो दौड़ है उसमें बिना आचार विचार संस्कार के व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा, उनको भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आचार विचार संस्कार के द्वारा बच्चा जमीनी स्तर से उठ करके और समाज में निकले। एक बचपन में मैंने पढ़ा था, शायद आप भी पढ़े होंगे आचार्य जी, नैतिक शिक्षा का एक सब्जेक्ट ही हुआ करता था प्राथमिक वगैरह में। अब उसका आकार, अब शायद नैतिक शिक्षा एकदम ख़त्म कर दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि अब विद्यालयों में थोड़ा नई शिक्षा नीति जो आई है, इसमें नैतिक शिक्षा का शायद पता नहीं है कि नहीं, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, क्या एक नैतिक शिक्षा एक पाठ अलग से होना चाहिए? देखिए, आज भी हमारे यहाँ, मैं अपने विद्यालय की बात कर रहा हूँ, यहाँ आज भी हम जो है धर्म शिक्षा और नैतिक शिक्षा है, ये आज भी लागू किए हुए हैं। और हम इन बच्चों को सामूहिक रूप से जो संध्या हम इनको कराते हैं, वेद मंत्रों का पाठ कराते हैं, उपनिषदों आदि की जो शिक्षा देते हैं, वहाँ पर उस विषय का हम परिमार्जन इनके साथ करते हैं, इनको बताते हैं। तो नैतिक शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है, अगर उसका समावेश हमारी पढ़ाई में हो जाए तो उन विद्यालयों के बच्चों का भी एक प्रकार से बहुत अच्छा विकास हो सकता है। ये विद्यालय गुरुकुल है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी गुरु जी से, मैंने आचार्य जी से नहीं पूछा कि यहाँ पर शिक्षा दिशा में कोई सी जाति का कोई भी बाध्यता नहीं है, कोई भी आके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जैसा लोग बदनाम करते हैं एक वर्ग को कि उन्हीं के लिए शिक्षा है विशेष, संस्कृत क्या, इसमें सभी संस्कृत पढ़ रहे हैं, सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और आचार्य जी का भी कहना है कि संस्कारवान अगर बनना है, चूँकि बच्चों को ये शिक्षा दीक्षा दी गई है इस समय कि लोग उतनी आधुनिकता की तरफ जाएंगे नहीं, इसलिए करोड़पति तो हमेशा बने ही रहना है और रोजी रोजगार के इनको साधन हुआ। ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू में आचार्य जी आपसे अयोध्या दर्पण में स्वागत है, मैं कहना भूल गया था, इसलिए कैमरे के आगे क्षमा चाहता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद।